नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जामेनिया में। और मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी क्लास जो कि आपकी बजट 2023-24 के बारे में है। और भारत सरकार के द्वारा जो बजट 2023-24 जो प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी की सारी हम देखेंगे। इसके अलावा जो भी बजट का हमारा इतिहास रहा है, संविधान में क्या प्रावधान है बजट के लिए, और इसके अलावा इन प्रावधानों के अलावा अगर आप देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है बजट का, वो सारी की सारी चीजों को हम इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि ये क्लास जो है आपको पसंद आएगी। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आखिर हमें बजट में पढ़ना क्या क्या है। तो बजट 2023-24 जो है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बजट का इतिहास। क्या है? बजट का इतिहास पढ़ना है हमें। फिर दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है, बजट संविधान और अर्थव्यवस्था के तहत क्या क्या चीजें हैं, यानी संविधान के अनुसार बजटीय प्रावधान क्या है और अर्थव्यवस्था के अनुसार बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि बजट 2023-24 जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो बजट, उस बजट के आंकड़े क्या क्या हैं, कौन कौन सी योजनाएं जो है सरकार नई लेके आई है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजों को हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट शब्द। ये बजट शब्द आखिर आया कहां से है। तो मैं आपको बता दूं कि बजट जो शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है तो हुआ ये था कि जो आपका फ्रांस नामक देश है, यूरोप का देश, वहां पर एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था लुई 14। और उसी लुई 14 जो शासक है उसी का वित्त मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने क्या किया कि कोलबर्ट ने यानी एक चमड़े का थैला तैयार करवाया। उस चमड़े के थैले में यानी एक साल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा हम खर्च करेंगे, उसका डाटा वो लिख के ले गया पूरा। और जो भी डाटा लिख के ले गया उसको चमड़े के थैले में जाकर चमड़े के थैले में रख के ले गया। और एक तरीके से वहां की जो संसद थी या जैसे हम कहते हैं टेनिस कोर्ट था, वहां पर जाके उसने बजट खोला, यानी चमड़े का थैला खोला। तो दूसरे दिन फ्रांसीसी अखबारों ने खबर छापी कि वित्त मंत्री कोलवर्ट ने बजट खोला, मतलब चमड़े का थैला खोला। तभी से शब्द जो है ट्रेंडिंग में आ गया। तो बजट जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। और जो चमड़े का थैला है वो शब्द ट्रेंडिंग में आया आपका बजट शब्द, और प्रेजेंट टाइम में ये बजट नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है। अगर आप देखें तो भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया है, तो भारत में पहली बार जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया है आपका 1860 में, जिस समय अंग्रेजों का भारत पे शासन था। और उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन जो है इन्होंने 1860 में पहली बार भारत में बजट प्रस्तुत किया था। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जेम्स विल्सन जो है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। इससे पहले भारत में आपके जो सिक्के थे उनका प्रचलन हुआ करता था, लेकिन जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है आरंभ किया गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक वर्त समिति अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी सन 1921 में। और इस एक वर्त समिति को ये काम सौंपा गया कि क्या रेल बजट और आम बजट जो है वो एक ही होना चाहिए, कि दोनों का प्रस्तुतिकरण जो है अलग अलग होना चाहिए। और इसी वजह से यानी इस समिति ने सिफारिश की कि रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? तो इसका कारण भी बताया गया। कारण था रेल बजट बहुत अधिक होता था, रेल बजट का जो पैसा होता था वो बहुत अधिक होता था, जबकि आम बजट जो होता था, क्योंकि सरकार आम लोगों पे उस समय अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, तो नॉर्मल सी बात है कि जो आम बजट है वो आम बजट बहुत कम आता था। सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती थी रेलवे पर। तो इसीलिए ये बोल दिया गया कि जब रेल बजट जो है उसका पैसा ज्यादा है तो अलग से लेके आओ रेल बजट। आम बजट थोड़ा होता था तो आम बजट को अलग कर दिया गया। कब से अलग किया गया? 1924 से। यानी इसी समिति की सिफारिश पर 1924 से
रेल बजट एवं आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, कब प्रस्तुत किया जाता था बजट? तो फरवरी के लास्ट डे प्रस्तुत किया जाता था और शाम को 5 बजे। कब? फरवरी के लास्ट दिन, यानी लास्ट डे फरवरी का जो भी होता था उस दिन, और शाम को 5 बजे बजट जो है प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अगर आप देखें तो 1924 से 1999 तक सॉरी 1924 से 1999 तक ये परंपरा चली है कि फरवरी के अंतिम दिनों शाम 5 बजे बजट जो है प्रस्तुत होता था। लेकिन सन 2000 में ये परंपरा चेंज की गई और सन 2000 में वित्त मंत्री उस समय हुआ करते थे जिनका नाम था यशवंत सिन्हा, और यशवंत सिन्हा जी के द्वारा ये जो 5 बजे वाली परंपरा थी कि शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाएगा, अब जो है बजट प्रस्तुत होता था शाम सुबह 11 बजे। ठीक है, यानी सन 2000 से बजट जो है प्रस्तुत किया जाने लगा, सुबह 11 बजे जो है बजट प्रस्तुत किया जाने लगा आपका। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आपका 1947 में आर के षणमुगम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आर के षणमुगम शेट्टी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और 26 नवंबर 1947 को यह बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। अगर आप देखें गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो गणतंत्र हम कब बने? जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया तब हम गणतंत्र कहलाए। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र कहलाए थे। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो बजट आएगा वो पहला गणतंत्र भारत का बजट कहलाएगा। तो उसके बाद बजट आया था आपका 28 फरवरी 1950, क्योंकि फरवरी के लास्ट डे, और 28 फरवरी 1950 को जो बजट आया था वो बजट लेके आए थे वित्त मंत्री जॉन मथाई। कौन? वित्त मंत्री जॉन मथाई जो है उनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। और अगर आप देखें तो जो शुरुआत में जो बजट आता था 1860 से जो बजट स्टार्ट हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता था, हिंदी में वो तैयार नहीं होता था। लेकिन 1955-56 से बजट जो है वो आपका हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा, यानी जो बजटी कागज होता है, यानी जो भी बजट की एक बुक बन रही है या जो भी कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हिंदी में भी तैयार किए जाने लगे 1955-56 वाले बजट से। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। फिर अगर हम देखें तो सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री हैं ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जिसने बजट प्रस्तुत किया था, तो प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने खुद ही बजट प्रस्तुत करवाया है 1958-59 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके अलावा प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था इंदिरा गांधी हैं, और इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। ये वित्त मंत्री का पद इनके पास था नहीं, ये प्रधानमंत्री थी उस समय और इन्होंने ही बजट जो है प्रस्तुत किया था, क्योंकि उस समय कोई वित्त मंत्री था नहीं जिसकी वजह से। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रथम महिला वित्त मंत्री द्वारा, यानी प्रथम यानी ऐसी महिला जो वित्त मंत्री हैं और उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, वो पहली महिला थी निर्मला सीतारमण। 2019 में इन्होंने पहली बार बजट प्रस्तुत किया था, जब 2019 में सरकार बनी थी बीजेपी की। ठीक है, 2014 में बनी, 2014 से 19 तक ये वित्त मंत्री नहीं रही। 2019 में जब दोबारा सरकार बनी तो इनको वित्त मंत्री बनाया गया, और वित्त मंत्री बनते ही जो है इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, और ये पहली महिला वित्त मंत्री बनी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। अब ये हलवा खाने की रस्म क्या है? यानी जब बजट आता है तो बजट में एक रस्म है हलवा खाने की रस्म, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे बजट तैयार करने वाला होता है वित्त मंत्रालय का, यानी जो बजट प्रभाग होता है, ठीक है, वित्तीय प्रभाग होता है वो तैयार करता है। यानी एक तरीके से ऐसे मान लो वित्त मंत्रालय बजट तैयार करवाता है। तो बजट जब तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद बजट को छपवाना पड़ता है, प्रिंट करवाना पड़ता है। तो जब बजट को प्रिंट करवाने के लिए, यानी ये बोल देते हैं कि चलो रेडी हो गया सारा मामला, अब बजट को प्रिंट करवा लिया जाए, तो बजट को प्रिंट करवाने से जस्ट पहले पूरे वित्त मंत्रालय में जो है सभी को हलवा खिलाया जाता है, और ये प्रति वर्ष का नियम है। और इसीलिए हलवा खाने की जो रस्म है वो हमेशा बजट छपने से पहले भेजने के लिए वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म जो है वो मनाई जाती है। ये शुरुआत से ही चली आ रही है, अब भी चल रही। नॉर्मल सी बात है कि हलवा खाने की रस्म है तो हलवा खाओ, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बजट जो है वो सब संभाल लेगा, हलवा खाते रहो। 1973-74 का जो बजट है इसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो ब्लैक बजट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें बजटीय घाटा जो था वो बहुत ज्यादा था। क्योंकि बजट में दो टाइप की चीजें होती हैं, आय और व्यय। ठीक है, आय को कहते हैं प्राप्ति यानी रिसिप्ट, और व्यय को कहते हैं एक्सपेंडिचर, यानी जो भी आप खर्च कर रहे हैं।
तो इसमें खर्च बहुत ज्यादा था, आमदनी बहुत कम थी। तो 550 करोड़ रुपए का जो है घाटा इसमें दिखाया गया था। तो पहली बार, हालांकि ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टाइम में भी घाटे होते हैं बजट में। अगर आप देखें हमारी इनकम जो है वो बहुत कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो हम मार्केट से उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तब जाके बजटीय जो घाटा होता है वो पूरा होता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ था उस समय, तो उस समय इसको ब्लैक बजट नाम दे दिया है। अब अगर देखें तो ऐसे समय में तो, अगर देखें तो आप जो है कर्जा, ये 550 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। आज तो बहुत बड़े पैमाने पर कर्जा लिया जाता है, तो आज के बजट को तो महा ब्लैक बजट कह सकते हैं, है कि नहीं, ग्रांड ब्लैक बजट। लेकिन उस समय अगर देखें तो 550 करोड़ भी बहुत था, तो 550 करोड़ के अकॉर्डिंग जो है ब्लैक बजट उस समय इसको नाम दिया गया था, 1973-74 के बजट को। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर अगर हम ये देखें तो एक समिति बनाई गई थी 2014 में। उस समिति का नाम था विवेक देबरॉय समिति, और 2015 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इस रिपोर्ट में इसने ये कहा था कि जो बजट है वो आम बजट और रेल बजट दोनों को अलग अलग नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए, दोनों रिपोर्ट्स को एक कर दिया जाए, यानी दोनों बजट को एक कर दिया जाए, आम बजट और रेल बजट दोनों को एक कर दिया जाए। क्यों? तो इन्होंने रीजन बताया कि भाई जब अंग्रेजों के समय में रेल बजट बहुत ज्यादा हुआ करता था और आम बजट बहुत कम था, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो आम बजट का आकार बहुत बड़ा है और रेल बजट उसकी तुलना में बहुत छोटा है। तो जिसकी वजह से ये बोल दिया गया कि अब रेल बजट कम होने के कारण, यानी इसको हम आम बजट में मर्ज कर सकते हैं, अलग अलग क्यों प्रस्तुत करें। तो जिसकी वजह से यानी 2016 के बाद से, यानी 2017 से जो है बजट का मर्जर कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, और 92 साल पुरानी जो परंपरा 1924 से चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2017 से रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत, और डेट भी चेंज कर दी गई। पहले फरवरी के अंतिम दिन होता था, अब अगर आप देखें तो फरवरी के जो है पहले दिन हो रहा है, यानी बजट का प्रस्तुतिकरण पहले होता था फरवरी के लास्ट डे, अब जो है फरवरी के फर्स्ट डे हो रहा है कि नहीं, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत। अजब, बजट जब भी आता है तो जस्ट इससे एक दिन पहले यानी 31 मार्च को, यानी पिछले सालों में हमने क्या क्या अचीव किया उसके बारे में आती है आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, यानी जो भी लास्ट ईयर है उस लास्ट ईयर में हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही, उसको हम बोलते हैं आर्थिक समीक्षा। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा के जस्ट एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को आता है आपका बजट। अगर आप संवैधानिक प्रावधान देखें तो संविधान के अनुच्छेद 112 में यानी ये कहा गया है कि प्रति वर्ष जो भारत सरकार है वो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी, और उसी वार्षिक वित्तीय विवरण को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट के नाम से जाना जाता है। हालांकि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट जब भी प्रस्तुत होता है तो बजट को प्रस्तुत करने के कुल 6 चरण होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। बजट जो है, मान लो आप लोकसभा में बजट लेके आए, क्योंकि सरकार प्रस्तुत कर रही है तो नॉर्मल सी बात है कि लोकसभा में ही लेके आई। लोकसभा में अगर बजट आया तो बजट जो है उसके 6 स्टेप होंगे, फिर राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में 6 स्टेप, और बजट जो है फाइनली पारित हो जाएगा। अगर आप देखें तो बजट का जो प्रस्तुतिकरण है वो 6 चरणों में होता है। सबसे पहला जो चरण है इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहला होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, यानी बजट प्रस्तुत करती हैं। अभी जैसे 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। जब बजट प्रस्तुत हो जाता है उसके बाद बजट पे होती है चर्चा। नॉर्मली बहस करते हैं, चर्चा करते हैं कि बजट जो आया है उस बजट में क्या सही है क्या गलत है। भाई विपक्ष जो होता है वो हमेशा आरोप लगाता है पक्ष पे कि बजट सही नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, और जो सत्ता पक्ष होता है वो ये बताता है कि नहीं, हमारा बजट जो है वो एकदम परफेक्ट बजट है जो सभी वर्गों के हितों की पूर्ति कर रहा है। भारत का एक भी वर्ग जो है, समाज का एक भी वर्ग जो है वो इस बजट से वंचित नहीं है। तो इस टाइप की आम चर्चा होती है। जब चर्चा हो जाती है उसके बाद कई सारी समितियां बनाई जाती हैं, विभागीय समितियां, वो विभागीय समितियां जांच करती हैं बजट की कि बजट वास्तविकता में ठीक है कि नहीं है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे मामले हैं, वो सारी की सारी चीजों का अवलोकन करती हैं विभागीय समितियां, जांच करती हैं। जांच करने के बाद फिर जो है इसमें अनुदान की मांगों पर मतदान, यानी इसमें अनुदान की मांगों का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से सरकार इसमें कुछ डिमांड्स रखती है कि इतना इतना फंड जो है हमें चाहिए। ठीक है, तो उन फंड्स की जो डिमांड है उस पे मतदान होता है, वोटिंग होती है। उसमें विपक्ष ये कहता है कि सरकार जो है ज्यादा डिमांड कर रही है, इतना खर्चा नहीं होगा इस चीज पर, और सरकार ये कहती है कि नहीं, ये खर्चा जो हमने मिनिमम बताया है इतना खर्चा होगा। तो अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। फिर विनियोग विधेयक पारित होता है। विनियोग विधेयक यानी सरकार
को जब भी भारत की संचित निधि से पैसा निकालना होता है तो उसके लिए एक विधेयक लाना पड़ता है सरकार को। अगर भारत सरकार जो है यानी संचित निधि से पैसा निकालना चाहती है तो बिना विनियोग विधेयक के पैसा नहीं निकाल सकती, एक पैसा नहीं निकाल सकती। इसका मतलब यह है कि भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या चाहिए? संसद की अनुमति, क्योंकि विधेयक संसद में ही पारित होगा। और विनियोग विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद में आएगा, पारित होगा, उसके बाद संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति मिल जाती है भारत सरकार को। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा सरकार पैसा नहीं निकाल सकती है। फिर वित्त विधेयक पारित होना, वित्त विधेयक ये क्या है? बजट जो है, बजट क्या है? एक तरीके का वित्त विधेयक ही है, वो पारित हो जाता है फाइनली। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है बजट को पारित करवाने की संसद में। फिर अगर हम ये देखें कि बजट तैयार कौन करता है, तो बजट जो तैयार करने वाला मंत्रालय है वो है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय की जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो है निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है ये वित्त मंत्रालय की प्रमुख है। तो अगर आप ये देखें कि आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग जो होता है ये बजट तैयार करता है, बजट प्रभाग, ये ध्यान रखना है। आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग जो कि वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है और यही जो है बजट तैयार करता है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। अब हम ये देखेंगे कि बजट की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो बजट में यूज होती है, उस शब्दावली को अगर हम समझ जाएं तो हम ये समझ सकते हैं आराम से कि जो भी चीजें हैं वो चीजें यानी क्या क्या चीजें, जैसे सरकार कह रही है कि राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, बजट घाटा, ये जो भी शब्द आएंगे पहले उन शब्दों को हम समझ लेते हैं। जैसे ही हम शब्द समझ जाएंगे तो फिर हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे कमेंट भी करते रहें, जो भी चीजें आपको बेहतर तरीके से अगर समझ में आ रही हैं तो साथ साथ आप कमेंट करते रहें और बताते रहें कि सर हमें बेहतर समझ में आ रहा है, तो मैं मान लूंगा कि जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं वो काफी बेहतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बजट, तो बजट में मैंने आपको बताया कि बजट क्या है। यानी बजट एक साल के भीतर जितनी भी हमारी इनकम है और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, यानी जितनी भी इनकम मतलब प्राप्ति, प्राप्ति मतलब जितना पैसा हमें प्राप्त हो रहा है और जितना भी खर्च हो रहा है उसका लेखा जोखा जो होता है वो आपका बजट कहलाता है। ठीक है, और बजट में हम अनुमान लगाते हैं कि आगे आने वाली सालों में हमें इतना पैसा प्राप्त होगा और इतना पैसा हम खर्च करेंगे। यानी बजट क्या है? एक प्रकार का अनुमान है, क्योंकि हम फ्यूचर की प्लानिंग तो कर रहे हैं। भाई हमारा जो बजट जैसे प्रस्तुत किया गया, ये बजट जो है लागू कब से होगा? 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल से हमारा नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है और 1 अप्रैल 2023 से चल के आपका लौट के आएगा कहां तक? 31 मार्च 2024 तक। तो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्टिंग होकर 31 मार्च 2024 तक ये जो है चलेगा। तो अगर हम ये देखें कि बजट के दो भाग हैं, एक है कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर, जिसे पार्ट ए कहा जाता है, और दूसरा है कुल प्राप्ति, जिसे कहते हैं टोटल रिसिप्ट यानी पार्ट बी। अच्छा, हम इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं कभी भी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बजट का पार्ट ए जो है कुल प्राप्ति, पार्ट बी, ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसको उल्टा नहीं कर सकते। मतलब पार्ट ए यहाँ नहीं लिख सकते हैं और पार्ट बी यहाँ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब बजट तैयार होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खर्चा कितना है। जैसे अगर खर्चा हुआ हमारा 100 रुपए तो हमने रख दिया पार्ट ए में, क्योंकि हमारे यहाँ खर्चा पहले डिसाइड हो रहा है। फिर हम बाद में देखते हैं कि अच्छा हमारी इनकम कितनी है। जब हम ये देखते हैं कि इनकम हमारी 80 रुपए है तो फिर हम खर्चे को कटौती नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है खर्चा उतना ही मेंटेन करेंगे। हम क्या करेंगे? इस 20 रुपए की पूर्ति कर्जा लेकर करेंगे। क्या करेंगे? कर्जा। तो सरकार 20 रुपए क्या चलेगी? घाटे में। वो घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट। 20 रुपए जो कर्जा लिया है सरकार ने, वो कर्जा आपका क्या माना जाएगा? फिस्कल डेफिसिट माना जाएगा। तो यहाँ पर बजट अगर हम ये देखें तो बजट के दो पार्ट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुल व्यय है और पार्ट बी में है आपका कुल प्राप्ति। अच्छा, अगर आप ये देखें कि खर्चा ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है तो घाटा होता है, तो नॉर्मल सी बात है टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर टोटल रिसिप्ट को हम घटा दें तो जो भी पैसा बचेगा वो बजट घाटा होगा, है कि नहीं भाई? खर्चा ज्यादा है तभी तो घटा पा रहे हैं। यानी कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को अगर हमने घटा दिया तो जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो है बजट घाटे का। और हमारे यहाँ बजटी घाटा जो है वो होता है। ठीक है, बजट घाटा जिसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए हमारी प्राप्ति ज्यादा हो, क्या हो? प्राप्ति ज्यादा, और हमारा जो खर्चा है वो कम हो, तो हम इसको कहेंगे बजट लाभ या अधिशेष, बजट सरप्लस कहते हैं इसको। और दूसरा अगर हम ये देखें कि आपका आमदनी और खर्चा
दोनों क्या है, दोनों आपके इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये बजट में बैलेंस है, बजट में संतुलन। क्या है, बजट में बैलेंस या बजट में संतुलन। तो हमने देखा बजट में दो चीजें, कुल व्यय और कुल प्राप्ति, दो ही चीजें हैं। लेकिन अगर हम ये देखें तो कुल व्यय जो है इसको हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक तो होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है जिस सरकारी व्यय से न तो सरकारी परिसंपत्ति में वृद्धि हो और न देयता में कमी आए। जैसे मैं आपको बताता हूं, मतलब सरकार ने अगर इस टाइप का व्यय किया राजस्व व्यय, जैसे मान लो सरकार अगर मान लो जमीन खरीद ले, तो जमीन खरीदने पर सरकार की प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी। इसका मतलब जमीन, सरकार के द्वारा जमीन खरीदना राजस्व व्यय में नहीं आएगा, राजस्व व्यय में वो नहीं आएगा। तो फिर राजस्व व्यय में क्या आएगा, राजस्व व्यय में जैसे मान लो सरकार ने सब्सिडी दे दी। अच्छा, सब्सिडी जब सरकार ने दी तो सब्सिडी कहां तक पहुंची, जनता तक। अच्छा, सब्सिडी जनता तक पहुंची तो जनता तक सब्सिडी पहुंचने से क्या सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि हुई, नहीं। सरकार की संपत्ति तो उतनी ही रही। वो तो एक तरीके से जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकार ने क्या किया है, वो पैसा जो है यानी सब्सिडी के रूप में, राष्ट्र सहायता के रूप में दे दिया। तो न तो उससे सरकारी संपत्ति में वृद्धि हुई, और या फिर ऐसा करती सरकार के अपना कर्जा ही चुका देती। मान लो सरकार ने जो खर्चा किया, किसी से कर्जा ले लिया, उस कर्जे को चुका देती। तो न देता, देता मतलब पैसा जो देना था उसमें भी कमी नहीं हुई। ऐसा खर्चा होता है राजस्व व्यय, जैसे सब्सिडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम ये देखें पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जिससे सरकारी व्यय, ऐसा सरकारी व्यय होता है जिससे सरकारी परिसंपत्ति में वृद्धि हो और देयता में कमी आए। भाई यहां पर जो परिसंपत्ति होगी, वो परिसंपत्ति क्या होगी, वो बढ़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरकार ने खर्चा किया, सरकार ने कोई कंपनी खोल दी, तो इसका मतलब सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ गई, सरकार की असेट्स बढ़ गई। या फिर मान लो सरकार ने क्या किया, ऋण चुका दिया, ऋण चुका दिया, तो इसका मतलब यह है कि फिर सरकार जो है उसकी देयता में क्या हो गई, कमी। देयता में कमी यानी जो भी सरकार को पैसा देना था वो कम हो गया, तो फिर हम उसको बोलेंगे पूंजीगत व्यय। यानी राजस्व व्यय यानी ऐसा व्यय होता है जिससे न तो सरकारी परिसंपत्ति में वृद्धि हो और न ही देयता यानी जो पैसा देना था उसमें कमी आए, तो फिर राजस्व व्यय। जस्ट इसका अपोजिट यानी ऐसा व्यय जिससे सरकारी परिसंपत्ति में वृद्धि हो और देयता में कमी आए, तो ऐसा पैसा जो होता है, ऐसा व्यय जो होता है, उसे पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है कुल प्राप्ति, तो कुल प्राप्ति के भी दो भाग है, राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट जिसको हम कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट। अब राजस्व प्राप्ति यानी सरकार की ऐसी प्राप्ति जिससे न तो सरकारी परिसंपत्ति में कमी हुई। जैसे मान लो सरकार है, सरकार ने की कोई कंपनी थी, सरकार ने कंपनी बेच दी, तो सरकार को पैसा मिला, इसका मतलब प्राप्ति है। लेकिन वहां सरकार की परिसंपत्ति जो है वो कम हो गई ना। लेकिन यहाँ कहना है कि सरकार की परिसंपत्ति में कमी नहीं आए और न देयता में वृद्धि हो, तब वो राजस्व प्राप्ति कहलाता है। और जस्ट इसका अपोजिट यानी अगर सरकार की असेट्स कम हो जाए, जैसे सरकार ने कंपनी बेच दी, तो ऐसी स्थिति में सरकार को पैसा तो मिल गया, यानी पूंजीगत प्राप्ति तो हो गई, लेकिन सरकार की परिसंपत्ति में कमी आ गई, और जो देयता है उस देयता में क्या, वृद्धि। जैसे मान लो सरकार ने कर्जा ले लिया, तो सरकार ने जो भी कर्जा लिया उससे सरकार की देयता लगातार बढ़ी, तो सरकार जो भी ऋण लेगी वो पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। जैसे राजस्व प्राप्ति में टैक्स है, मान लो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अगर सरकार को टैक्स मिल रहा है तो इससे सरकार की जो परिसंपत्ति है उसमें कमी थोड़ी आ रही है, सरकार की प्रॉपर्टी उतनी उतनी है, टैक्स आ रहा है, क्योंकि टैक्स बाध्यकारी है, जनता दे रही है, सरकार ले रही है। और न ही देयता में वृद्धि, यानी सरकार को जो टैक्स मिला है क्या वो जनता को वापस करना है क्या, नहीं, इसका मतलब देयता में वृद्धि नहीं हो रही है। तो जो टैक्स है वो आपका राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है। तो कुल प्राप्ति, कुल व्यय, इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। अब यहां से देखो, नॉर्मल सी बात है कि राजस्व राजस्व की तुलना करेंगे, पूंजी पूंजी की तुलना करेंगे। तो अगर हम ये कहें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों में अगर मान लो राजस्व व्यय क्या है ज्यादा और राजस्व प्राप्ति क्या है कम, तो ऐसे में राजस्व घाटा होगा, आरडी जिसको हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अगर मान लो राजस्व प्राप्ति अधिक है, राजस्व व्यय कम है, तो आर आर माइनस आर ई, ये क्या हो गया, राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस। और ये हो गया आपका राजस्व संतुलन यानी रेवेन्यू बैलेंस जो है, इसमें रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो संतुलन हो जाएगा। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं। पूंजीगत घाटा, तो पूंजीगत घाटा सेम अभी हमने देखा कि पूंजीगत व्यय भी है, पूंजीगत आपका प्राप्ति भी है, ऐसे राजस्व व्यय भी है, राजस्व प्राप्ति है, तो राजस्व व्यय की तुलना राजस्व प्राप्ति से करेंगे।
पूंजीगत व्यय की तुलना पूंजीगत प्राप्ति से करेंगे। अगर मान लो पूंजीगत व्यय ज्यादा है, पूंजीगत प्राप्ति कम है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कम है, तो सीई माइनस सीआर, ये क्या हो गया आपका पूंजीगत घाटा, कैपिटल डेफिसिट। फिर जो अगर हम बात करें तो पूंजीगत अधिशेष यानी कैपिटल सरप्लस। अगर मान लो पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा हो और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो कम, तो ऐसे में पूंजीगत लाभ होगा या अधिशेष होगा। पूंजीगत संतुलन कैपिटल बैलेंस, जिसमें कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय दोनों इक्वल हो जाए तो वहां संतुलन होगा। इस टाइप से जो है आपके कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर आप देखें तो कुल व्यय और कुल प्राप्ति को हम दो टाइप से बांट सकते हैं। एक तो होता है प्राथमिक व्यय प्राइमरी एक्सपेंडिचर, और एक होता है द्वितीयक व्यय। भाई व्यय हम पहले रख रहे हैं, प्राप्ति बाद में, क्योंकि व्यय जो पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। तो इसमें अगर हम ये देखें प्राथमिक व्यय क्या है, यानी प्राथमिक व्यय खर्चा ही तो है, यानी ऐसा खर्चा जो ब्याज पे न खर्च करना पड़े, बाद बाकी सारी चीजों पे जो खर्च होगा वो आपका गैर ब्याज व्यय कहलाएगा। और गैर ब्याज व्यय को हम बोलते हैं प्राथमिक व्यय। क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यय। यानी जैसे मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, उसमें से मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए ब्याज पर और बाद बाकी के 90 रुपए मैंने मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजों पे खर्च किया है, तो 10 रुपए को मैं हटा दूंगा, वो 90 रुपए जो बचा है वो आपका हो गया प्राथमिक व्यय। और जो ब्याज व्यय होता है, जैसे मैंने 100 रुपए खर्च किया, उसमें 10 रुपए ब्याज पर खर्च किया है, तो 10 रुपए जो होगा वो आपका द्वितीयक व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीयक व्यय। ऐसे ही कुल प्राप्ति भी दो टाइप की, प्राथमिक प्राप्ति और द्वितीयक प्राप्ति। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि गैर ऋणकारी प्राप्ति, जैसे मेरी इनकम है, मैं कह रहा हूं सामने वाले को मेरे पास 200 रुपए आ रहा है। अच्छा 200 रुपए आ रहा है, तो उसमें से मैंने देखा कि मैंने 50 रुपए कर्जा लिया है और 150 रुपए मेरी आमदनी है, ऐसे करके मेरे पास टोटल पैसा आया 150 रुपए। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि जो 150 रुपए जो मेरी खुद की आमदनी है, जो बिना कर्जे वाली है, गैर ऋणकारी प्राप्ति, वो प्राथमिक प्राप्ति होती है। और जितना भी मैंने मार्केट से ऋण लिया है वो होती है द्वितीयक प्राप्ति। यानी द्वितीयक प्राप्ति जो है वो ऋणकारी प्राप्ति होती है, जो ऋण या कर्जे के रूप में सरकार के द्वारा ली जाती है। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं, प्राथमिक व्यय और प्राथमिक प्राप्ति। तो यहां से प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा, यानी प्राथमिक घाटा जो होगा प्राइमरी डेफिसिट, वो क्या होगा? प्राथमिक प्राप्ति की तुलना में अगर प्राथमिक व्यय अधिक है, देखो प्राथमिक व्यय क्या अधिक और प्राथमिक प्राप्ति को 18 है इसमें से, तो ये हमारा प्राथमिक घाटा निकल के आता है। ठीक है, यहां से इस टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। एक टॉपिक हमारा लोक ऋण, पब्लिक डेप्ट, ये क्या होता है? यानी सरकार पर जितना भी कर्जा होता है उसे लोक ऋण कहा जाता है। जैसे सरकार कितना भी कर्जा ले रही है, ठीक है, और वो कर्जा जो भी होगा वो सभी जितनी भी जनसंख्या है उसका भाग दे देंगे, तो सभी पे इक्वल इक्वल बट जाएगा, वो लोक ऋण है। सरकार जो भी कर्जा लेती है वो कर्जा सभी भारत के समस्त नागरिकों पे होता है और उसे लोक ऋण या पब्लिक डेप्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा सरकार बाजार से जो भी उधार लेती है उस उधार को हम क्या कहते हैं? या तो हम उसे द्वितीय प्राप्ति कहते हैं। अगर द्वितीय प्राप्ति की जगह यहाँ पर एक और शब्द आता है, जैसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। यानी सरकार बाजार से जो भी उधार लेगी, सरकार की इनकम अगर 80 रुपए है और खर्चा 100 रुपए है, तो खर्चे को मेंटेन करने के लिए 20 रुपए हमने मार्केट से कर्जा ले लिया। मान लो वर्ल्ड बैंक से ले आए, आईएमएफ से ले आए, या मान लो भारत की बाजार से ले लिया। सरकार ने जो भी कर्जा लिया वो कर्जा आपका क्या होगा? मार्केट बोरोइंग, उसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, यानी 20 रुपए हम घाटे में चले गए, है कि नहीं? तो यहां पर हमने देखा कि बाजार से लिया गया उधार क्या होता है आपका फिस्कल डेफिसिट जो होता है, राजकोषीय घाटा। अगर हम कुल व्यय में से जितना भी खर्चा कर रहे हैं उसमें से प्राथमिक प्राप्ति को घटा दे। प्राथमिक प्राप्ति क्या थी? गैर ऋणकारी प्राप्ति। तो गैर ऋणकारी प्राप्ति घटा दी तो ऋणकारी प्राप्ति तो बची, और ऋणकारी प्राप्ति यानी उधार जो है उसी को हम कह रहे हैं राजकोषीय घाटा। यानी बाजार से लिया गया उधार जो होता है उसे राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। और बजट में यही तो घाटा होता है, जितना हम कर्जा ले रहे हैं बाजार से वही तो बजट घाटा होता है, यानी यह एक प्रकार का बजट घाटा है। भाई कुल प्राप्ति ज्यादा है, कुल कुल प्राप्ति कम है और कुल खर्चा ज्यादा है, कुल व्यय ज्यादा। कुल व्यय ज्यादा है तो प्राप्ति को बढ़ाने के लिए कर्जा ले लिया, वही कर्जा आपका राजकोषीय घाटा है। 1998 से सरकार ने बजट घाटा शून्य कर दिया है, मतलब ये बोल दिया है कि अगर आपकी प्राप्ति मान लो 80 रुपए है, कितनी? 80 रुपए प्राप्ति है, और आपका जो व्यय है वो व्यय कितना है? वो व्यय है मान लो 100 रुपए। तो यहां पर ये बोल दिया है कि 20 रुपए ये क्या है? राजकोषीय घाटा। अच्छा जो 20 रुपए है, अब इसको क्या करेंगे? हम बाजार से उधार लेकर करेंगे, मैनेज करेंगे इसको। तो इसीलिए अब ये बोल दिया 20 रुपए उधार लेके हमने इसको कितना कर लिया? हमने इसको 100 रुपए कर लिया।
अब इसका मतलब यह है प्राप्ति और व्यय इक्वल हो गया तो बजट घाटा क्या हो गया, शून्य। ठीक है, ये व्यवस्था 1998 से लागू है कि हमारे यहाँ बजट घाटा जो होता है वो शून्य कर दिया गया है, चाहे वो कर्जा लेके ही शून्य करें लेकिन उसको हम शून्य कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उन सबकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जामेनिया को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है एग्जामेनिया। ठीक है, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है पढ़ाई से संबंधित तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके प्रश्न अपना भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बजट 2023-24 की मुख्य बातें क्या है। बजट 2023-24 में क्या क्या चीजें जो हैं वो आपकी बताई गई हैं, उन चीजों को हमें देखना है। ठीक है, अच्छा जो भी चीजें समझ में ना आए बच्चों वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करते रहें, जिससे मैं कमेंट्स आपके देखता रहूंगा। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं पे मैं विचार करूंगा और चीजों को जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। वैसे मुझे लगता है कि मैं एक एक चीज को लेके चल रहा हूं तो काफी बेहतर चीजें होंगी। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि बजट 2023-24 जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया और इस बजट का थीम विषय क्या था, तो इसका विषय है समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अब ये समावेशी विकास क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट या समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि जब हम संसाधनों का यूज करें तो संसाधनों का इस तरीके से यूज करें कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के लिए संसाधन बच जाएं और हमारा भी काम हो जाए और हम पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसा विकास होता है समावेशी विकास। यानी फ्यूचर का ध्यान रखेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और संसाधनों का कम से कम यूज करके मैक्सिमम आउटपुट या एनर्जी जो है प्राप्त करेंगे, उसको हम कहते हैं समावेशी विकास। तो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है और जो विशेष रूप से रिलेटेड होगा किससे, सबका साथ सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से नारा देते आए सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं। तो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करेगा ये बजट। और इसमें क्या क्या चीजें जो हैं उनको शामिल किया गया कि सबका साथ सबका विकास हम करेंगे तो किस किस का विकास करेंगे। तो इसमें किसान, महिला, युवा, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दिव्यांगजन जिन्हें जिसे हम बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, शारीरिक रूप से असमर्थ लोग, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं। इसके अलावा वंचितों को समग्र प्राथमिकता दी जाएगी, जो लोग वंचित हैं जैसे जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों पर ध्यान जो है केंद्रित करना इस बजट के प्रमुख प्रमुख लक्ष्यों में जो है शामिल है। ठीक है, अच्छा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजित करना इसका जो है लक्ष्य है। ये हालांकि ये 2 पॉइंट जो है 2019 वाले बजट में भी थे और ये रिपीट किए गए हैं 2023 के बजट में। ठीक है, 19 के बाद ये 23 में रिपीट किए गए कि निजी क्षेत्र पे फोकस करेंगे और निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में हम जो है रोजगार सृजन करेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा ये बात कहा गया कि न्यूनतम सरकार, यानी सरकार जो है वो शासन सरकार जो है वो बंदिशें कम लगाएगी। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात जो है की गई है और इसके माध्यम से पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाना है। ठीक है, यानी जो कैपिटल का क्रिएशन है, एक तरीके से जो पूंजीगत निर्माण है या पूंजीगत परिव्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ाना है और निवेश के माध्यम से ज्यादा रेवेन्यू जो है सरकार अधिक से अधिक रेवेन्यू जो है इकट्ठा करना चाहती है। ये सरकार के उद्देश्यों में है। ठीक है, अब अमृतकाल के लिए बजट का विजन आपको पता होगा कि 1947 में भारत आजाद हुआ था और 2022 में भारत सरकार ने अमृतकाल जो है आपका लागू कर दिया। और क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे हो गए और 75 साल जब पूरे हो गए तो नॉर्मल सी बात है कि उसे यानी 75 साल से लेकर जो 100 साल तक का जो समय है यानी 25 वर्ष, यानी यहां से 2022 से यानी 25 साल जो आगे के हैं, उस पूरे के पूरे समय को अमृतकाल का नाम दिया है सरकार ने। और सरकार ने ये कहा है कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और इस अमृतकाल में जो है बहुत सारे लक्ष्य सरकार निर्धारित करेगी और उनको पूरा करने का काम करेगी और हम अमृतकाल में जी रहे हैं एक तरीके से। तो अमृतकाल के लिए बजट का विजन क्या है, तो वित्त मंत्री ने बजट को अमृतकाल में पहला बजट कहा है। वित्त मंत्री ने बजट को अमृतकाल में पहला बजट कहा है। अमृतकाल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री का भाषण है ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखना है।
रट लेना इस स्टेटमेंट को कि वित्त मंत्री ने क्या कहा है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट अमृतकाल का पहला बजट है और अमृतकाल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ, यानी एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत रहेगी और इसको संचालित किया जाएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था काम करेगी। ठीक है, ये चीज जो है बताई गई। दूसरा अगर हम ये देखें, इंडिया एट द रेट 100 के लक्ष्य, यानी 75 साल पूरे होने के बाद 25 साल तक, यानी 100 साल तक जब तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, तो 25 साल का जो समय है उसको कहा गया इंडिया एट द रेट 100 के लक्ष्य क्या क्या है। तो इसमें यह बोला गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके से एनजीओ होता है। क्या होता है? एनजीओ, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे बहुत सारी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाएं, उन्होंने मिलके ग्रुप बना लिए और वो क्या है, यानी किसी एनजीओ से जुड़ गई और जो एनजीओ है उन महिलाओं की मदद कर रहा है, उन महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मदद कर रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये योजना है एक तरीके से, जिसका नाम है शॉर्ट में इसको कहते हैं पीएम विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ठीक है, यानी इसके स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अच्छा, मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है और हरित विकास को बढ़ावा देने की बात जो है इसमें कही गई है। ये इंडिया एट द रेट 100 के लक्ष्य हैं कि महिलाओं का जो है आर्थिक सशक्तिकरण करना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट, और मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना और हरित विकास को बढ़ावा देना, ये इसके लक्ष्य हैं। इस साल के बजट के प्रमुख जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य हैं आपके कितने? तो वो लक्ष्य हैं आपके 7। इस साल के बजट के कितने लक्ष्य हैं? तो इस साल के बजट के लक्ष्य हैं बेटा 7। अब 7 जो लक्ष्य हैं उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा बजट घूमेगा। इस बार का जो बजट है उसको अमृत काल का नाम दिया गया है और अमृत काल के 7 लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें पहला लक्ष्य है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हमें संसाधनों का इस प्रकार से अनुकूलतम प्रयोग करना है जिससे पर्यावरण को कम से कम हानि हो, समावेशी विकास। इसके लिए कई सारी योजनाएं होंगी, अलग अलग टाइप की फंडिंग सरकार के द्वारा की गई। दूसरा, अंतिम छोर तक पहुंचना। अच्छा, अंतिम छोर तक कैसे पहुंचोगे? जब पर्यटन ट्रांसपोर्टेशन का विकास होगा तब पहुंचोगे। बंदरगाहों का बेहतर विकास होगा, पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचना है आपको। तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे बंदरगाह, सड़क, हवाई यात्रा यानी विमानन वगैरह सारी चीजों में हम सुधार कर देंगे, रेलवे में सुधार कर देंगे, तब जो है हम अंतिम छोर तक पहुंच पाएंगे। तो अंतिम छोर तक पहुंचना। तीसरा, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना मतलब जैसे नई कंपनी बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। सड़क क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, जो भी चीजें हम निर्माण के रूप में देखते हैं वो अवसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना पड़ता है, तो अवसंरचना और निवेश। तीसरा। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है क्षमता को उजागर करना, यानी लोगों के अंदर जो क्षमता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, वो लोगों के अंदर क्रिएटिविटी लाना। ठीक है, लोगों पे निवेश करना, लोगों की स्किल को बढ़ावा देने के लिए जो है चौथा लक्ष्य रखा गया कि क्षमता को उजागर करना। बहुत अच्छी बात है। फिर पांचवा लक्ष्य रखा गया हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर नहीं, पर्यावरण जो है उसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट हो, समावेशी विकास हो। और समावेशी विकास होगा तो फिर जो है हेल्थ सेक्टर जो है वो प्रभावित नहीं होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य प्रभावित हो गया तो ये विकास जो है, इस विकास का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए विकास हो, हरित विकास हो, समावेशी विकास हो। फिर है आपका छठवां लक्ष्य है इसका युवा शक्ति, यूथ पावर। तो नॉर्मल सी बात है कि भारत जो है विश्व में सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, तो यूथ पावर जो है उसका यूज कैसे करे सरकार, तो सारे इसके सारे लक्ष्य जो है इसमें टारगेट किए गए हैं कि हमें यूथ को कैसे टारगेट करना है जिससे हम यूथ का आउटपुट ले सके। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल जो सेक्टर है, फाइनेंशियल रीजन है, फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या सुधार होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो लक्ष्य हैं वो सरकार ने टारगेट किए हैं, 7 लक्ष्य हैं। अब इसमें पहला लक्ष्य क्या है? प्राथमिकता 1, यानी जो लक्ष्य है उसको यहाँ लक्ष्य 1 कह सकते हैं या प्राथमिकता 1 कह सकते हैं, समावेशी विकास। प्राथमिकता 1 समावेशी विकास। अब इसमें क्या चीज है? तो सरकार ने कहा है कि ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन हम देंगे। ठीक है,
बहुत सारे पेयजल कनेक्शन जो है, मतलब पेयजल कनेक्शन का मतलब यह है कि गांव है, गांव में टंकी बनाई, टंकी से पाइपलाइन के माध्यम से, नल के माध्यम से पानी घर तक पहुंचा दिया, तो पेयजल कनेक्शन है। इसके लिए सरकार योजना भी लेके आई थी, पेयजल कनेक्शन के लिए हर घर जल जो है योजना, हर घर जल। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन यानी टारगेट किया है सरकार ने कि हम 1 साल के अंदर ऐसा कर देंगे। और 2019 में योजना स्टार्ट हुई थी, हर घर जल योजना। कौन सी? हर घर जल योजना। एक सेकंड, ठीक। यानी 2019 में सरकार लेके आई थी हर घर जल योजना, उसी को टारगेट किया है, यानी उसी का लक्ष्य जो है एक तरीके से 2019 से चल रही योजना। तो इस बार ये कहा ग्रामीण क्षेत्रों में हम 9 करोड़ घरों को क्या करेंगे, पेयजल कनेक्शन देंगे। दूसरा अगर हम ये देखें, पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ नगदी अंतरण। ये क्या है पता? ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो सरकार ने चलाई थी, वो योजना चलाई थी 1 फरवरी 2019। उसमें सरकार क्या करती थी, किसानों को 6,000 रुपए देती थी। कितना? 6,000 रुपए, 2-2 हजार की 3 किस्त। अब वो पैसा सरकार ने बढ़ा दिया है, सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को 6 यानी 8,000 रुपए वार्षिक देंगे। कितना देंगे? 8,000 रुपए। जो 2019 वाली योजना थी, उसी योजना को अब क्या है, फंडिंग बढ़ा दी है थोड़ी सी, और अब यानी प्रति वर्ष 8,000 रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। तो प्रधानमंत्री किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को, यानी कितने किसानों को कवर किया जाएगा इसमें? 11.4 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। और इसके लिए फंडिंग कितनी है? 2.2 लाख करोड़ का ट्रांसफर करेगी, डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी सरकार। नगदी अंतरण है, कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको। एसवीएम, एसवीएम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और इसके तहत ये टारगेट किया गया है कि 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय जो है वो बना दिए गए हैं। सरकार ने टारगेट जो किया था, वो टारगेट यानी 11.7 करोड़ शौचालय तो बन चुके हैं, और इस बार वाले बजट में और जो है शौचालय बनाए जाएंगे आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, अब तक ये टारगेट अचीव कर चुकी है सरकार के, 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय जो है प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा उज्ज्वला योजना, आपको पता है फ्री में गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने के लिए योजना लेके आई थी सरकार 1 मई 2016 को। उज्ज्वला योजना कब आई थी? 1 मई 2016। तो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो है वितरित कर चुकी है सरकार। लक्ष्य है अब आगे और भी बढ़ाने का इसको, है कि नहीं? 47.8 करोड़ पीएम जन धन खाते, बैंक खाते, यानी जनधन योजना जो चलाई थी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस वाले खाते जो है खोले जा रहे थे, और उसमें सरकार पे सब्सिडी देती थी गैस सिलेंडर पे। तो नॉर्मल सी बात है, सरकार सब्सिडी तो तब देगी जब लोगों के खाते होंगे, तो लोगों के खाते खुलवाए गए थे जनधन योजना के तहत। तो 47.8 करोड़ खाते अब तक खुल चुके हैं, और इसको और आगे ले जाने का टारगेट है सरकार का। इसके अलावा अगर आप देखें तो 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ टीके जो है ये लगाने का लक्ष्य है, या ये कह सकते हैं ये लक्ष्य जो है सरकार अचीव कर चुकी है, और भी टीकाकरण जो है, वैक्सीनाइजेशन जो है वो किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो पीएमएसवीवाई, पीएमएसवीवाई यानी इसका मतलब क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2015 में सरकार योजना लेके आई थी बीमा के लिए। फिर है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजेजेवाई, ये भी 2015 में। तो 2015 में 2 योजनाएं लेके आई थी सरकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इनके तहत जो है सरकार ने कहा है कि 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज जो है दिया जाएगा। 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज जो है दिया जाएगा इन दोनों योजनाओं के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सरकार जो है बीमा कवरेज उपलब्ध करवाएगी लोगों को। ठीक, कृषि ऋण, तो कृषि ऋण की अगर हम बात करें तो भारत सरकार जो है उसने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है हम किसानों को लोन के रूप में देंगे। अब इस कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? तो पशुपालन है, खेती है, इसके अलावा डेयरी है, और मछली पालन जो है वो भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान रखना, मछली पालन खेती के अंतर्गत आता है, डेयरी खेती के अंतर्गत आता है, पशुपालन और खेती तो है ही। ठीक, इसके अलावा एक योजना भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 10 सितंबर 2020 को।
अब सरकार ये कह रही है कि इसी के अंतर्गत हम इस बार यानी इस साल के बजट में एक 6000 करोड़ रुपए की लागत वाली एक उप योजना लेके आएंगे, और इस उप योजना से लाभ होगा किस किस को? मछुआरों को, मछली विक्रेताओं को, और छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको इस योजना से लाभ होगा। 6000 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक उप योजना लेके आने वाली है सरकार, ठीक है, इस वर्ष। फिर हम देखें तो बागवानी, बागवानी सेक्टर में क्या है? तो बागवानी सेक्टर में सरकार जो है आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत कार्यक्रम लेके आने वाली है। आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत कार्यक्रम, ठीक है। अच्छा, स्वच्छ भारत की जगह स्वच्छ पादप कार्यक्रम अगर इसको हम कहें, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों की बात हो रही है, तो स्वच्छ पादप कार्यक्रम ऐसे मान लो। यानी आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम जो है 2200 करोड़ रुपए से, मतलब इसके तहत ऐसा किया जाएगा कि जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें यानी बीमारियां ना फैलें, रोग ना फैलें, जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों पे कीटनाशकों का यूज किया जाए जिससे पेड़ पौधे स्वच्छ रहें, ठीक है। बागवानी फसल जो होती है उनको सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है? यानी जो कीट होते हैं वो फसलों को खराब कर देते हैं। तो उसके लिए 2200 करोड़ रुपए जो है सरकार ने फंड आवंटित किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत में एक संस्थान है जिसका नाम है भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? हैदराबाद में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कदन्न क्या होता है। कदन्न का मतलब होता है खाने वाले अनाज, जैसे गेहूं, चावल, ये क्या कदन्न है? ये सब क्या है? कदन्न। तो हमारे यहाँ पर इस पर यानी कदन्न पर रिसर्च करने के लिए एक संस्थान है। उस संस्थान का नाम है भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? हैदराबाद में। इसको हम वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे, और यहाँ पर हम नए नए टाइप के बीज, ऐसे बीज जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने वाले बीज हों, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो उन सारी चीजों पे हम रिसर्च करेंगे। कहां पर? हैदराबाद में, जो कि हमारा भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान है। तो इसके लिए अलग से फंड दिया है सरकार ने कि इस संस्थान जो है, इस संस्थान, तो यहाँ ध्यान रखना ये संस्थान हाईलाइटेड है, वो हाईलाइटेड है, तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में बन सकता है। अच्छा, गांव तक जो है सहकारी समितियों की पहुंच जो है सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आलू बुवाई का समय होता है तो उस समय, या गेहूं बुवाई का समय होता है, सरसों बुवाई का समय होता है, तो जिस समय बुवाई का समय होता है फसल की बुवाई का, उस समय किसानों तक डीएपी वगैरह ये सारी चीजें ढंग से नहीं पहुंच पाती हैं। और ये 2-3 साल में ये समस्या काफी देखी गई है कि लास्ट टाइम पे डीएपी वगैरह नहीं मिल रहा है, और मार्केट में जो बैठा हुआ बनिया है, वो बनिया क्या है कि उसी 1300-1400 रुपए का जो डीएपी है, या 1100-1200 रुपए का जो डीएपी, उसी को 1700-1800 रुपए में दे रहा है किसान को। बहुत महंगा करके दे रहा है, क्योंकि सहकारी समितियों पे नहीं, ठीक है। तो ये बोल दिया गया कि जो सहकारी समितियां हैं उनकी पहुंच हर गांव तक सुनिश्चित की जाए, ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियां स्थापित की जाएं, जिससे किसानों तक जो सामान है वो पहुंच सके। डीएपी, यूरिया हो, जो भी चीजें हो के खेती संबंधित, वो चीजें सहकारी समितियों के माध्यम से पहुंचाई जाए। शिक्षा और कौशल के लिए सरकार क्या किया है? तो शिक्षा और कौशल के लिए ये बोला है सरकार ने कि हम एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन पुस्तकालय जिसपे सारी बुक्स मिलेंगी, पुस्तकालय है, नेशनल डिजिटल जो है लाइब्रेरी मान लो आपको, ठीक है। और बच्चे और किशोरों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जैसे ऑनलाइन डायरेक्ट किताब डाउनलोड करो, पढ़ लो आराम से, कोई समस्या नहीं, ठीक है। पंचायत और वार्ड, जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, और जो छोटे छोटे टाउन होते हैं उनमें वार्ड होते हैं, तो पंचायत और वार्ड जो स्तर हैं वहां पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देंगे कि जो राज्य सरकारें हैं वो पुस्तकालय खोलें। यानी पंचायती स्तर पे भी पुस्तकालय हो जहां बच्चे जाके पढ़ सकें, हर वार्ड के लेवल पे एक पुस्तकालय हो जहां बच्चे जाके पढ़ सकें। तो ये सरकार जो है करना चाहती है, बेहतर काम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखें तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलेगी सरकार इस साल, 157 नए नर्सिंग कॉलेज। पहले से अगर आप देखें तो 157 कॉलेज पहले से है, 157 और खोलेगी, ये बहुत अच्छी चीज, ठीक। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया एक तरीके से खून की कमी होती है, महिलाओं में होता है नॉर्मली एनीमिया, खून की कमी हो जाना, तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन जो है सरकार कर देगी, ठीक है। एनीमिया खून की कमी, आपने देखा होगा कि महिलाओं को ज्यादातर पीरियड्स वगैरह, ठीक है, या मासिक माहवारी जिसको हम बोलते हैं, उसकी समस्या रहती है, तो उसकी वजह से जो बॉडी है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है और एनीमिया की शिकायत हो जाती है। तो खून की कमी होना वो क्या है? एनीमिया है। विटामिन B6 और B12 जो है वो एनीमिया के लिए जिम्मेदार होती है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम ये देखें फार्मास्यूटिकल विकास, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाई उद्योग। क्या होता है? दवाई उद्योग। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या दवाई उद्योग जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे दवाइयां जो है वो सस्ती हों, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उस पे सरकार इस वर्ष विचार करेगी ढंग से। चलिए,
कमेंट सेशन में कमेंट करते रहें, जहां भी चीजें समझ में ना आए उनको पूछते रहें बेहतर तरीके से। चलिए, प्राथमिकता नंबर 2 यानी लक्ष्य नंबर 2, टारगेट नंबर 2, अंतिम छोर तक पहुंचना। अंतिम छोर तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? सरकार पहले योजना चला रही थी आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अब जिले से भी छोटे स्तर पे आ गए हैं, ब्लॉक लेवल पे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। इसमें ये देखा जाएगा कौन सा ब्लॉक सबसे बेहतर डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी रैंकिंग जारी करेगी सरकार। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसमें पहली बार में जो है 500 ब्लॉक को कवर किया जाएगा। कितने? 500 ब्लॉक को कवर किया जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह, जिसको हम बोलते हैं पीवीटीजी। पीवीटीजी का मतलब हो गया प्रधानमंत्री वल्नरेबल, ठीक है, प्रधानमंत्री वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं, पी का मतलब है पर्टिकुलरली, प्रधानमंत्री नहीं कह सकते इसको, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। यानी जो जनजाति समूह होते हैं, जो प्रभावित जनजाति समूह हैं, उनके लिए एक मिशन जो है चलाएगी सरकार, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन, ठीक है। जनजातियों के लिए 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए फंडिंग करेगी, क्योंकि जनजातियों के लिए एकलव्य महाविद्यालय जो है खोलने का प्रावधान इसमें रखा गया। 740 कॉलेज है, 3.5 लाख आदिवासी जो छात्र हैं उनको लाभान्वित करने के लिए 740 कॉलेज, और उन कॉलेज के नाम रखे जाएंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी जो छात्र हैं उनका आर्थिक सामाजिक जो है सशक्तिकरण करने के लिए विद्यालय, ठीक है। और ये विद्यालय खोलने जा रहे हैं तो इनमें शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, तो 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी सरकार, है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है रोजगार क्रिएट कर रही है, रोजगार का सृजन कर रही है। अच्छा, भारत श्री योजना, ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत जैसे प्राचीन जो भी लिखावटें मिली हैं उनको कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है। तो 1 लाख शिलालेख जो है उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, उनको ऑनलाइन लाया जाएगा। जैसे अशोक के शिलालेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, समुद्रगुप्त के शिलालेख हैं, फिरोज शाह तुगलक का है, अलाउद्दीन खिलजी का है, अकबर का है। तो जितने भी शिलालेख मिले हैं उनमें 1 लाख शिलालेखों का डिजिटलीकरण जो है सरकार करेगी। उसी योजना का नाम है भारत श्री योजना, ठीक है, भारत श्री योजना। कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने इस बार 5300 करोड़ रुपए दिया है। कर्नाटक के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि वो क्षेत्र हमेशा से प्रभावित रहा है, ठीक है। ऐसे महाराष्ट्र का भी क्षेत्र एक विदर्भ क्षेत्र है, कर्नाटक के भी कई सारे क्षेत्र हैं जहां सूखे की बहुत ज्यादा समस्या है और वहां पीने तक के लिए पानी नहीं है। तो सरकार जो है उसके लिए 5300 करोड़ रुपए वितरित किया है इस बार के बजट में, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका जो पैसा है वो बढ़ा दिया गया, पहले से 66% की वृद्धि कर दी गई है, और ये पहले से बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 79,000 करोड़, 79,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार इस बार खर्च करेगी, है। आवास तो नॉर्मल सी बात है, आवास बनाकर सरकार देती है लोगों को। प्राथमिकता नंबर 3 क्या नाम है? अवसंरचना और निवेश, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो पूंजीगत निवेश जो है इस बार सरकार करेगी कितना, 10 लाख करोड़ रुपए का, जो कि पिछली वर्ष से 10 क्या क्या है 33% ज्यादा है। यानी इस बार यानी सरकार पूंजीगत निवेश करेगी कितना, 10 लाख करोड़ रुपए का, जो कि पिछली वर्ष से 33% ज्यादा है। और ये कुल जीडीपी का कितना है, 3.3%। यानी ये पूंजीगत निवेश जो है 10 लाख करोड़ रुपए, ये हमारी जीडीपी का कितना है, 3.3%। कितना है, 3.3%। दूसरा अगर देखें प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो सरकार करेगी 13.7 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का 4.5% है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक वर्ष के भीतर एक देश की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, ठीक है। और जीडीपी का 4.5% प्रभावी पूंजीगत व्यय करेगी सरकार, और जीडीपी का 3.3% जो है पूंजीगत निवेश करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार, यानी राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले सकती है, कर्जा ले सकती है 50 साल के लिए, और वो भी बिना ब्याज के। मूलधन लौटाना पड़ेगा लेकिन ब्याज नहीं लेगी। तो नॉर्मल सी बात है कि राज्य जो है उनका विकास आसानी से हो सकता है जब उनको पैसा मिल जाएगा बिना ब्याज के। तो ये राज्य सरकारों के लिए राहत है। रेलवे के लिए कितनी फंडिंग आई है,
तो रेलवे के लिए 2.40 लाख रुपए जो है पूंजीगत निवेश करेगी सरकार, जो कि 2013-14 की तुलना में अगर देखें तो वर्तमान में जो भी पैसा आया है वो 9 गुना है। 2013-14 की तुलना में 9 गुना पैसा रेलवे को दिया गया है। विमानन के क्षेत्र में ये कहा गया है कि 50 जो है नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट इत्यादि वगैरह जो है बनाए जाएंगे। विमानन यानी एरोप्लेन वगैरह, या फिर ये कहें कि हवाई अड्डे से रिलेटेड जो भी काम होने वो विमानन के क्षेत्र में आते हैं। तो 50 नए हवाई अड्डे जो है सरकार स्थापित करेगी। दूसरा अगर हम ये देखें कि 100 महत्वपूर्ण परिवहन के ढांचे विकसित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण परिवहन के ढांचे जैसे सड़क है, बंदरगाह है, ठीक है, रेलवे है, एरोप्लेन है। तो 100 महत्वपूर्ण परिवहन के ढांचे विकसित किए जाएंगे और इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए जो है सरकार, या इसमें ये कह सकते हैं कि 60,000 करोड़ सरकार देगी। 60,000 करोड़ कौन देगी? सरकार। और इसमें 15,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है कौन करेगा? तो ये निजी क्षेत्र करेगा। ऐसे करके पूरा इन्वेस्टमेंट है आपका कितना? 75,000 करोड़ रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट है। शहरी अवसंरचना विकास निधि अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि, जैसे शहर के जो क्षेत्र लोग हैं वो यहाँ से पैसा लें, लोन लें और उस लोन के माध्यम से घर वगैरह या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वो बना सके। शहरी अवसंरचना विकास निधि स्थापित की जाएगी। इसका प्रबंधन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक बहुत पुरानी बैंक है, 1988 में स्थापित की गई थी। और ये बैंक इसका यानी जो नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा शहरी अवसंरचना विकास निधि, ठीक है, या एक तरीके से ये अकाउंट है, ठीक है, क्या है? अकाउंट है। इस अकाउंट से लोन दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो आपका शहरी अवसंरचना विकास निधि, और इससे अगर आप देखें ये शहरी अवसंरचना विकास निधि ये कहां पर स्थापित की जाएगी? तो टायर 2 और टायर 3 शहरों में स्थापित की जाएगी और 10,000 करोड़ रुपए का लोन जो है इसके अंतर्गत बांटा जाएगा। टारगेट है 10,000 करोड़ रुपए का लोन बांटना। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। ठीक है, तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको बेहतर तरीके से। प्राथमिकता नंबर 4, प्राथमिकता नंबर 4 अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है? क्षमता को उजागर करना। यानी जो लोगों के अंदर क्षमता है क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की, वो सारी की सारी जो क्षमता है उसका यूज देश हित में करना, ये लक्ष्य नंबर 4 या प्राथमिकता नंबर 4 है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। और कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 3। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से जैसे मान लो रोबोट बनाया, लेकिन हमने रोबोट जो है वो ऐसा बना दिया जो मानव की तरह सोचता है, मानव की तरह काम कर सकता है, बिना निर्देश दिए काम कर सकता है। तो इसका मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे चिट्टी रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट, ठीक है। चिट्टी रोबोट जो है आपका, मूवी देखी होगी आपने रोबोट मूवी, ठीक, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम पूछते हैं अलेक्सा क्या मैं खाना खा सकता हूँ, मोबाइल से पूछते हैं तो वहां पे क्या अलेक्सा बता देती है कि खाना है कि नहीं खाना। तो वो क्या वो यानी अपने दिमाग से सोच के बता रहा है। यानी कंप्यूटर जब अपने दिमाग का यूज करने लगे ना, तो वो समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। तो 3 सेंटर इसके लिए बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। हर चीज का डाटा जो है ऑनलाइन उपलब्ध करवाओ, है कि नहीं? जब हर चीज का डाटा रहेगा तो नॉर्मल सी बात है कि सरकार सारी की सारी चीजों का यूज बेहतर तरीके से कर सकती है। डाटा शेयरिंग के लिए डीजी लॉकर, डीजी लॉकर मतलब जैसे आप सारी की सारी चीजों को ऑनलाइन जो है सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान लो आपके डॉक्यूमेंट है, तो आपने क्या किया? डीजी लॉकर अपना बनवाया और उसी डीजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख दिए, और उस डीजी लॉकर में सुरक्षा है, पासवर्ड है, सारी चीजें हैं, उसको कोई हैक नहीं कर सकता डीजी लॉकर को, है। तो डाटा शेयरिंग के लिए डीजी लॉकर, यानी जब आप डाटा शेयर करते हैं तो उसमें डाटा को चुराए जाने, हैक होने की संभावना रहती है। तो डीजी लॉकर को ही शेयर कर दो ना, क्या दिक्कत है? डिजी लॉकर को शेयर कर देंगे तो उसको हैक नहीं कर पाएगा, आपका डाटा चोरी होने का खतरा खत्म हो जाएगा। तो इस पे भी काम करने का सरकार जो है उसने लक्ष्य किया है, टारगेट किया है। एमएसएमई क्षेत्र, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, एमएसएमई, इसका मतलब है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, शिप, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमशीलता।
तो एमएसएमई जो सेक्टर होता है, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं, उसी को कहते हैं एमएसएमई सेक्टर। तो इसमें बहुत सारे विवाद जो है देखने को मिले हैं, तो उन विवादों के समाधान के लिए सरकार ने ये कहा है कि विवाद से विश्वास योजना, विवाद से विश्वास योजना, यानी विश्वास पैदा करो, विवादों को खत्म करो। और इसके लिए ई न्यायालय के तीसरे चरण का आरंभ किया गया है। ई न्यायालय, इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय, ऑनलाइन सुनवाई वगैरह, वो सारी चीजें जल्दी जल्दी काम तमाम कर दिया जाएगा जो भी विवाद होंगे। 5G टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए 100 लैब स्थापित करेगी सरकार, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी का विस्तार पूरे देश में जल्दी से जल्दी करना है सरकार को, इसलिए 100 लैब बनाने का टारगेट किया है सरकार ने, ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें प्राथमिकता नंबर 5, इसमें क्या है, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की गई है। तो भारत का एक मिशन चल रहा है पहले से ही, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पे सरकार इस बार 19,700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अच्छा, हरित हाइड्रोजन यानी जब हम हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो उस हाइड्रोजन के निर्माण करते समय हम ऐसे साधनों का प्रयोग करें जिससे पर्यावरण में प्रदूषण न हो, तो उसको हम हरित हाइड्रोजन का नाम देते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो भी होते हैं, जो भी हम हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, वो हाइड्रोकार्बन बनाते समय अगर हम पर्यावरण में प्रदूषण नहीं कर रहे हैं तो हरित हाइड्रोजन के नाम से जानी जाती है। 19,700 करोड़ रुपए इस पे खर्च करेंगे। अच्छा, हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 5 मिलियन मीट्रिक टन, MMT, मिलियन मीट्रिक टन जो है प्रति वर्ष उत्पादन करेंगे हम हाइड्रोजन का। ठीक है, और इसके अलावा गोवर्धन योजना भी चल रही है। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है सरकार ने, और इसके माध्यम से 500 प्लांट लगाए जाएंगे। उन प्लांटों का नाम क्या होगा? 500 प्लांट, जिसके माध्यम से गोवर्धन योजना यानी गोबर के माध्यम से जो जैविक खाद है वो बनाई जाएगी। अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र है, जहां जहां प्लांट लगेगा वहां गोबर खाद से जैविक खाद जो है कन्वर्ट कर दी जाएगी और फिर किसानों को बेच दो। ठीक, जिनके यहाँ जो है प्लांट लगा होगा वो बेचेंगे अन्य किसानों को। तो अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है 500 प्लांट लगाने का सरकार का टारगेट है। दूसरा अगर हम ये देखें, भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो नेचुरल आपकी एग्रीकल्चर होती है उसमें यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह इनका यूज नहीं किया जाता है, तो ऐसी खेती को प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनपुट संसाधन केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। और कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 10,000 केंद्र, और 3 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को यानी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि कम से कम 1 करोड़ किसान जो है वो कम से कम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। अच्छा, शून्य कार्बन का उत्सर्जन हो, है शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसके लिए सरकार 35,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी ऊर्जा के क्षेत्र में, है कि नहीं? ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा तभी शून्य कार्बन उत्सर्जन हो सकता है। 4,000 मेगावाट की बैटरियां जो है इनका उत्पादन करवाएगी सरकार, लिथियम आयन बैटरी जो होती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आराम से चल सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़े और आपका उनकी कीमत घटे, कीमत घटेगी तो नॉर्मल सी बात है मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही व्हीकल होंगे। अच्छा, लद्दाख से, क्यों लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो लद्दाख में लोग कम रहते हैं तो उतनी एनर्जी का यूज नहीं कर पाते, तो ये बोला गया कि लद्दाख से इलेक्ट्रिसिटी दूसरे राज्यों में लेके आओ, तो उसके लिए लाइन वगैरह बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी। तो लद्दाख से 13 गीगावाट, कितनी? 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए 20,700 करोड़ रुपए जो है सरकार ने फंड आवंटित किया है। ठीक है, दूसरा अगर हम ये देखें प्राथमिकता नंबर 6, युवा शक्ति, यूथ पावर। अब इसमें एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, मतलब एक तरीके से छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको क्रेडिट यानी लोन एक तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार 9,000 करोड़ रुपए इसके लिए उपलब्ध करवाएगी, है स्टार्टअप योजना वगैरह। भाई स्टार्टअप क्या है? आप जब भी कोई कंपनी खोलते हो, आपकी खुद की कंपनी क्या है? स्टार्टअप होता है। तो 9,000 करोड़। अच्छा, 2 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऋण, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए तक जो है यानी ऋण उपलब्ध करवाएगी सरकार, लोगों को इतना ऋण बांटेगी, टारगेट जो है, और वो भी कोलेटरल फ्री। जब सरकार इतना पैसा बांट देगी, इससे ऊपर जाएगा तो फिर कोलेटरल लेगी। इतना पैसा तो बिना कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब कुछ गिरवी नहीं रखेगी इसके लिए। जैसे आप लोन लेने जाते हो तो कागज वगैरह मांगती है कि नहीं सरकार? बैंक मांगती है, सरकार नहीं, सॉरी। तो बैंक जो कोलेटरल नहीं मांगेगी, कोलेटरल फ्री 2 लाख करोड़ रुपए तक का, जब तक ये लोन बट जाएगा, 2 लाख करोड़ बट जाएगा, उसके बाद कोलेटरल मांगना स्टार्ट करेगी सरकार। क्रेडिट की लागत जो है वो 1% कम हो जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है यूथ जो है वो स्टार्टअप को बढ़ावा भी देगा। अच्छा, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री,
यानी वित्तीय सूचना का मतलब यह है जितने भी फाइनेंशियल जानकारी होती है उसके लिए एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो स्थापित किया जाए, जिससे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंस से रिलेटेड वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास हो। तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना जो है की जाएगी। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा भारत में वृद्ध लोग और जो महिलाएं होती हैं उनकी बचत सबसे ज्यादा होती है, उनकी बचत को सरकार कैसे निकलवाए, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि ऐसा है, लघु बचत योजना लेके आई सरकार। सरकार ने कहा कि जो भी महिलाएं पैसा बचाती हैं, अपने पास पैसा रखती हैं, वो इस योजना में निवेश कर सकते हैं, सरकार ब्याज लगा के उनको वापस कर देगी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, यानी बचत प्रमाण पत्र खरीद सकती हैं, बाद में जब प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाएगी तो ब्याज समेत पैसा सरकार लौटा देगी महिलाओं को। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र और लघु बचत योजना जो है ये 2025 तक के लिए उपलब्ध रहेगी। 2025 तक ये दोनों योजनाओं में निवेश कर सकते हैं जिन जिनके पास भी बचत है, सेविंग्स है। अच्छा, लड़कियों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष है। लड़कियों और महिलाओं के नाम पर अगर 2 लाख रुपए तक का पैसा अगर आप जमा करते हैं बैंक खाते में तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। है, लड़की या महिला के नाम पे किसी पे भी अगर आप 2 लाख रुपए तक का अगर पैसा जमा करते हैं तो 7.5% का जो है ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मैंने कहा अभी महिलाओं, अब ये क्या है, वृद्ध लोगों के लिए कि जो भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं 60+ वाले, तो उनके पास भाई 60 पे जाकर रिटायरमेंट, जैसे मान लो किसी नौकरी है, रिटायरमेंट हुआ, बहुत सारा फंड मिला, सरकार चाहती है कि निवेश करें वो सरकार, तो सरकार के यहाँ निवेश करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि अब लिमिट जो है बढ़ा दी है निवेश की, 15 लाख से बढ़ाकर अब आप 30 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। बाद में सरकार आपको ब्याज समेत वो पैसा लौटाती रहेगी। अच्छा, मासिक आय खाता योजना, मासिक आय खाता योजना में जैसे मेरा खाता है, अच्छा मेरा खाता जो है मासिक खाता है, तो उसमें मैं जब भी पैसा जमा करूंगा तो नॉर्मल सी बात है 1 महीने के अंदर, जैसे पहले लिमिट थी 4.5 लाख रुपए की, अब 9 लाख कर दिए, 9 लाख तक मैं जमा कर सकता हूँ। अच्छा, ज्वाइंट खाता है, ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे 2 लोगों का 3 लोगों का है तो उसकी लिमिट 9 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी है। ठीक है, तो अगर सिंगल खाता है, एकल खाता, तो एकल खाता में 4.5 लाख से बढ़ाकर लिमिट 9 लाख, और अगर ज्वाइंट खाता है तो ज्वाइंट खाता की लिमिट जो है 9 लाख से बढ़ाकर कितना 15 लाख कर दी है। ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता नंबर 7, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल जो सेक्टर है इसके लिए क्या है, तो राजकोषीय यानी राज्यों का राजकोषीय घाटा। राज्यों को यह बोला गया है कि आप जो भी उधार लेते हैं वो जीडीपी का 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है, उधार, बाजार से लिया गया उधार। तो 2023-24 में सभी राज्यों को 3.5% पे मेंटेन करना है अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी का, ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, बजट अनुमान 2023-24, यानी इस साल प्राप्ति कितनी होने वाली है, तो 27.2 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होगा, और हमारा कुल खर्चा है 45 लाख करोड़ रुपए का। इसका मतलब बाद बाकी पैसा हमें बाजार से उधार लेना पड़ेगा, और जो भी पैसा हम उधार लेते हैं उसे हम राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे लगता है कोई भी परेशानी इसको समझने में नहीं हो रही होगी। ठीक, जहां भी परेशानी हो समझने में तो चीजों को मैसेज करें, टेक्स्ट करें, और मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे राजकोषीय घाटा, मतलब बाजार से लिया गया उधार। 2021-22 में ये घाटा जीडीपी का 6.7% था। कितना, 6.7%। अच्छा, 2022-23 के बजट में ये घाटा हमने टारगेट किया कि हम 6.4% पे इसको लेके आएंगे। अच्छा, जब बजट आता है तो बजट, जैसे हमने बजट में फिक्स कर दिया कि हम ये चीज इतनी करने वाले हैं, तो सरकार क्या करती है, समय समय पर उसमें संशोधन करती रहती है। जैसे 6 महीने बाद सरकार को लगा कि नहीं टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो संशोधन करके लक्ष्य बढ़ा दिया या लक्ष्य घटा दिया, ऐसे करके करती रहती है सरकार। तो 2022-23 का ये तो बजट अनुमान है, बजट अनुमान, और ये है संशोधित अनुमान, संशोधित अनुमान कि 2022-23 में ये टारगेट किया था 6.4%, और संशोधित अनुमान में भी ये इतना ही बताया गया कि 6.4% हम करेंगे। अब आगे चल के राजकोषीय घाटा हमें करना है कितना, तो 2023-24 में हमें ये 5.9% पे पहुंचाना है, यानी 0.5% की कमी लेके आनी है कि नहीं। तो राजकोषीय घाटा अगर आप 2021-22 से देखें तो लगातार घट रहा है, ट्रेंड है, 2021-22 से घट रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब भी यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो ट्रेंड पूछती है, ऐसे आंकड़े बहुत कम पूछेगी। जैसे पूछ लेगी कि राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में 2023-24 में लगातार घट रहा है। ठीक है, तो लगातार घट रहा है, नॉर्मल सी बात है, पहले घटा है फिर स्टेबल रहा है फिर घटा है, तो स्टेबिलिटी है, बढ़ना नहीं चाहिए, तब भी हम उसको घटना ही मानेंगे।
तो 2021-22 से लगातार घट रहा है। ठीक है, लक्ष्य भी यही है, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है आपका राजस्व घाटा। राजस्व घाटा ये क्या है, ये वही सन है आपका 2021-22, फिर ये 2022-23 और 22-23 का संशोधित अनुमान, ये बजट अनुमान है, ये है 2023-24। तो 2023-24 में हमने टारगेट किया कितना, तो 2023-24 में हमने टारगेट किया 2.9% जीडीपी का। अब आप देखें तो 2021-22 में पहले बजट घाटा, जो राजस्व घाटा है वो घटा है, फिर संशोधित अनुमानों में बढ़ा है, फिर जो है हमने घटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहे, जबकि राजकोषीय घाटे में केवल डाउन्स ही डाउन्स था, अप्स नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है आपका 2021-22 में 3.3%, फिर घटा है 2.8% हो गया, फिर संशोधित अनुमानों में 3.0%, और फिर ये घटाने का लक्ष्य हमने रखा है 2.3%। इसका मतलब है इसमें भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है 3.3, फिर 2.6, फिर 2.9, फिर 1.7। अब 2023-24 का लक्ष्य जो है 1.7 का लक्ष्य है। इसका मतलब इसमें भी अप्स एंड डाउन्स रहे। ठीक है, प्रत्यक्ष कराधान में क्या सुधार है, तो आयकर में जो है 7 लाख रुपए तक की छूट। अच्छा, आयकर के जो टैक्स स्लैब हैं, इनकम टैक्स के जो टैक्स स्लैब है, इनकी संख्या कितनी कर दी गई है, अब पहले से घटाकर 5 कर दी गई। पहले ज्यादा टैक्स स्लैब थे, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की आमदनी 5% का टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की आमदनी 10% का टैक्स, 9 लाख से 12 लाख तक की आमदनी 15% का टैक्स, 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी 20% का टैक्स, और 15 लाख से आमदनी ज्यादा होने पर 30% का टैक्स जो है सरकार लेगी। तो ये 5 टैक्स स्लैब है, 1 2 3 4 5, ऐसे पूछ सकता है कि इनकम टैक्स स्लैब की संख्या कितनी। ये टैक्स स्लैब माना जाता है, जैसे एक 5% वाला एक स्लैब हो गया, 10% वाला दूसरा, तो 5 10 15 20 और 30। ठीक है, 5 स्लैब है इनकम टैक्स में। दूसरा अगर आप देखें तो वस्त्र और कृषि के अलावा, यानी कपड़े और एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा अन्य सामानों हेतु जो सीमा शुल्क है, और सीमा शुल्क की दरों को घटा दिया गया है 21% से कितना कर दिया गया, 13%। तो सीमा शुल्क की दरों को घटाकर 21% से 23%। सीमा शुल्क मतलब जैसे विदेशों से कोई सामान आ रहा है तो हमारी सीमा में एंटर करेगा तो हम शुल्क लगाते हैं उस पर, उसको सीमा शुल्क कहते हैं। सिगरेट पर जो है आपका 16% के टैक्स में वृद्धि की गई है, और सिगरेट पर लगने वाला जो टैक्स है उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क है। जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उन पे टैक्स जो लगता है उसको यही नाम दिया जाता है, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क लिया जाता है। 16% की वृद्धि की गई है सिगरेट पर। रुपया कहां से आता है, तो अगर आप देखें रुपया कहां से आता है, मतलब हमारी प्राप्ति, जो भी हमें पैसा मिल रहा है कहां कहां से, तो अगर आप देखें तो सबसे पहले 34% रुपए ये तो हम उधार ले रहे हैं, ऋण और अन्य देयताओं के रूप में जो है आपका आ रहा है। 17% पैसा हमें मिलता है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, 15% पैसा हमें मिलता है इनकम टैक्स से, और 15% हमें निगम कर से मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स से, निगम कर या कंपनियों से लिया गया कर, निगम कर। और नौकरियों, जैसे मेरी इनकम है तो मेरी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो आपका आयकर। ठीक है, 7% पैसा हमें मिलता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मैगी बनी तो मैगी पर लगने वाला जो टैक्स है वो क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। अच्छा, 6% जो है कर रहित प्राप्तियां हैं, 4% सीमा शुल्क है, और 2% जो है ऋण रहित प्राप्तियां हैं। तो ऐसे मिला के कितना हो गया, 100% हो गया है। 100% पैसा आ रहा है, 100% ही जा रहा है, 34% उधार ले रहे हैं बस, और क्या है। रुपया कहाँ जाता है, तो सबसे ज्यादा तो हम ब्याज भुगतान, यानी ब्याज पे ही दे देते हैं पैसा, क्योंकि ब्याज ब्याज पे देते नहीं, ब्याज भुगतान का मतलब जो ब्याज पैसा हमने ऋण लिया था तो हर साल हम ब्याज के रूप में पैसा देते हैं, अपने बजट में से पैसा निकालते हैं, नहीं तो कर्जा बढ़ता जाएगा। तो 20% पैसा हम ब्याज के रूप में। अच्छा, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, यानी केंद्र सरकार की जितनी भी आमदनी होती है उस आमदनी में से 18% आमदनी राज्यों को दे देते हैं, जिससे राज्य अपना विकास कर सके। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17%। अच्छा, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 9% पैसा खर्च होता है, रक्षा पर या डिफेंस पर 8%, सब्सिडी पर 7% पैसा, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 9% पैसा, आपका अन्य व्यय 8%, और पेंशन पर 4% पैसा, यानी इतना परसेंट पैसा जो है, यानी 100% पैसा खर्च हमने कर दिया, 100% ही हमारी इनकम थी। तो इस तरीके से बजट में ये सारी की सारी चीजें थी। और अगर क्लास आपको पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें और क्लास को लाइक जरूर करें, और मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें आपको बेहतर लगेंगी। मैंने प्रयास किया है कि एकदम परफेक्ट आपको बजट जो है पढ़ने को मिले, और उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास मैंने बनाई है।
थैंक यू वेरी मच।